नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि हम आज कुछ नए अपडेट्स के साथ आपको उसमें अपडेट आपको लेखपाल भर्ती के लिए, जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को हमारी लेखपाल भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। तो स्टेट अपनी तरफ से भाई सीनियर एडवोकेट उतारने की बात की है उन्होंने, पर अब हम अपने तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहते हैं, क्योंकि आयोग हमेशा अपनी तरफ से, परिषद कहता है कि हम अपनी तरफ से एडवोकेट उतारेंगे। पर हम पिछली काफ़ी भर्तियों में जो 8 अप्रैल की वैकेंसी थी, जिसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे हमारे पास बेसिस थे, उसमें आयोग ने अपनी तरफ से किसी को नहीं भेजा, जूनियर को भेज दिया और पास ओवर ले लिया। तो हम अब देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे तरफ से एडवोकेट कौन होंगे। तो हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें कृष्णा भैया हैं कैविएटर ग्रुप में, और हमारे पास कुल 4 केसेस हैं ऐसे मैटर्स है जिसके ऊपर हम अपने एडवोकेट उतार सकते हैं। जिसमें से एक है MA 566 जिस पे स्टेट वैकेंट वाला इशू है, और एक है सोलर की SLP, एक सोलर की कृष्णा भैया की तरफ से IA डाली गई थी, एक NS2 की IA है। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं जिनके ऊपर हमें अपने सीनियर एडवोकेट को उतारने की बात की जा रही है। लीगल टीम की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने 2 कंडीशन बताई कि देखिए भैया, हम 2 कंडीशन के हिसाब से लड़ सकते हैं। जिसमें हम पहली कंडीशन होगी जिसमें MA और MA का स्टेट वैकेंट और सोलर की SLP के लिए हम विचार कर रहे हैं पटवालिया सर को, और सोलर की IA और NS2 के लिए हम लोग मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर करने की बात कर रहे हैं। तो अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर मीनाक्षी अरोड़ा क्या मैम को क्यों दोबारा ला रहे हैं, वो तो पिछले भी 2-3 हियरिंग में थी, क्या हुआ उसका। देखिए अब भाई, देखिए हमारे पास हमको हर एक चीज़ देख के चलना पड़ेगा ना, कि भाई अब पटवालिया सर हैं, इनकी रेंज बहुत अधिक है, ये 8-9 लाख के रेंज वाले हैं। तो हमारे पास कितनी की फंडिंग हुई, लगभग 15-16 लाख की फंडिंग हुई। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम पटवालिया सर को भी उतार लें, दुष्यंत दवे सर को भी उतार लें, और बड़े बड़े एडवोकेट्स खरे सर को उतार लें। तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना, हमको हर एक चीज़ की आगे पीछे देख के चलना पड़ता है। देखिए भाई, मैं एक चीज़ इसमें लीगल टीम को सल्यूट करना चाहता हूँ। देखिए बहुत से बच्चे हैं घर पे बैठ के कह रहे हैं कि क्या कर रही है लीगल टीम, गालियाँ दे रहे हैं उनको बहुत सी चीज़ की। और इस भर्ती में सबसे आसान चीज़ क्या हो गई है पता है दोस्तों, कि सब लोग अपने आप को नेता समझ रहे हैं। भाई देखिए, लीगल टीम वहाँ से जुटी हुई है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के इतने दिनों से दिल्ली में परेशान हैं, सुबह से निकल रहे हैं, शाम को एक एडवोकेट के यहाँ चक्कर कर रहे हैं कि भाई देखिए, विनती कर रहे हैं कि सर देखिए कुछ पैसे कम कर दीजिए, हम लोग के लिए यहाँ परेशान है। और कुछ लोग यहाँ बैठ के उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए वो लोग अपने तरीके से एकदम तरीके से मुस्तैद हैं कि भाई देखिए, हम 8 तारीख को स्टे वैकेंट करा ही लेंगे। देखिए भैया, उसमें बहुत सी 2 चीज़ें एक आती हैं, जैसे हमने बताया। अब आपको दूसरी कंडीशन बताते हैं। एक कंडीशन हमने बताई थी, और एक कंडीशन ये है कि हम 2 एडवोकेट के साथ न जाके हम तीसरे एडवोकेट के लें, हम दुष्यंत दवे सर को उतारें, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य हो कि हमारा स्टे वैकेंट हो, स्थिति कुछ भी हो, SLP कुछ खारिज हो जाए, सोलर SLP तो खारिज करा ही लिया जाएगा, SLP खारिज हो या ना हो, पर हमारा स्टेट वैकेंट हो। बच्चे अपने तहसीलों में जाएँ, काम करें। देखिए कोर्ट केस का क्या है, UPSI में कोर्ट केस नहीं था, आज भी कोर्ट केस चल रहे हैं, पर सब अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, सब अपने थानों में हैं, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर लेखपाल कोर्ट केस में क्या पहली बार क्या किसी क्वेश्चन पे क्या FM दिया गया है? क्या नहीं, बहुत से बात क्वेश्चन पे FM दिया जा चुका है। तो मैं यहाँ से रीडधारियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, तो क्या UPPSC अपने क्वेश्चनों में FM नहीं देता, कि UPSSC नहीं देता? UPSSC में अभी हाल ही में 1 दरोगा की शायद वैकेंसी है, उसमें 1 रक्षक एवं दरोगा की एक वैकेंसी है, जिस पे 8 क्वेश्चनों पे उसने FM दे दिया है। तो ये तो आयोग का मंशा है ना। जैसे अब UPSC क्या करता है, वो क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। तो यदि क्या है, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए या तो क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दे दिया जाए। भाई इक्वल सीक्वेंस तो बच्चों पे पड़ता है ना। अब ये तो आयोग का विषय है कि FM देना चाहती है कि क्या करना चाहती है। अब ऐसे अगर हर एक चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे परीक्षा नहीं प्रस्तावित की जा सकती है ना।
और बात करें हम अगर लीगल टीम की, तो देखिए हम यहाँ बैठ के लोग गालियाँ देते हैं। भाई देखिए आपके पास तो फ्रस्ट्रेशन का निकालने का मौका है, आप यहाँ बैठ के उनको गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कह दे रहे हैं। भाई वो क्या करें, उनकी भी तो नौकरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा लेके वो जा रहे हैं वहाँ पे कुतुब मीनार घूम रहे हैं, इंडिया गेट घूम रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसा तो नहीं है यार, एक छोटे से कमरे में वो पड़े हैं, आपके लिए परेशान हैं, अपने लिए परेशान हैं। कि भाई देखिए वैकेंसी सबकी ऐसी नहीं है कि हमारी है, वो कहीं बाहर के लोग आए हैं, सभी तो सिलेक्टेड ही हैं इसमें, तो सबको अपनी तहसील में जाना है। फ्रस्ट्रेशन तो उनको भी होती होगी ना, ऐसा नहीं है कि भाई उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी। सब परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं। भाई मैं समझ रहा हूँ किसी को समस्याएं कम हैं, किसी को ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये तो थोड़ी ना हम किसी को आपत्तिजनक तरीके से बात करें, उल्टा सीधा बोलें, ये तो सीधी सीधी गली बात है। अतः मैं सभी भाइयों से जो सिलेक्टेड हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो सभी उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए अनावश्यक रूप से आप कुछ मत करिए। बहुत बीत गए हैं, आज 6 तारीख हो गई है, अतः 1-2 दिन की बात और है। मैं आप सबसे कह देता हूँ 8 तारीख एक आखिरी तारीख होगी जिसमें आपका स्टेट वैकेंट हो जाएगा और आप लोग 1 से 2 दिन के अंदर अपनी तहसील में सभी लोग जाके नौकरी कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अनावश्यक रूप से आप प्रश्न मत करिए। देखिए जो होना होगा होगा, वो अपनी तरीके से अच्छी तरीके से लीगल टीम जुटी हुई है, आयोग भी अपने तरीके से लगा हुआ है। इस बार आयोग की तरफ से सुनने में आ रहा है कि सीनियर एडवोकेट जा रहे हैं और मैं लीगल टीम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि देखिए एक तीसरी कंडीशन भी है जिसमें हम दुष्यंत दवे सर को भी ला सकते हैं स्टेट वैकेंट करने के लिए। उससे हमें लगभग 3 लाख की और फंडिंग की आवश्यकता होगी। मैं अपने तरफ से प्लेटफॉर्म की तरफ से लीगल टीम से कहना चाहूँगा कि देखिए भैया आप लोग अपने तरीके से अगर इतने दिन केस लड़े हैं तो हम लोग देखिए थोड़ा बहुत पेमेंट और कर देंगे। देखिए सब थोड़ा थोड़ा, अब ज़्यादा ऐसे नहीं 1000-2000 किसी को दे नहीं सकता। अगर कोई दे सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई 200 जो दिया है उनके लिए मैंने कहना चाहता हूँ कि जो दिया वो 200 रुपये 500 रुपये ऐसे दे देगा ना तो 3,08,000 की वैकेंसी है। 3 लाख जुटने में समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग निर्णय कर लें कि क्या हमें तीसरे एडवोकेट की आवश्यकता है। देखिए क्योंकि अब फिर एक नई डेट लग जाएगी तो हमारे पास जो फंडिंग है वो तो लिमिटेड है ना। कि अब भाई अगर कोई एडवोकेट आ रहा है हियरिंग के लिए तो भाई उसके बाद एक बार वो पैसा ले लिया तो भाई पूरा पैसा लेगा। आपकी हियरिंग हो या ना हो, पॉजिटिव रिस्पांस आता है नेगेटिव रिस्पांस आता है, उससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। वो अगर वो आपकी हियरिंग के लिए खड़ा होता है तो भाई उसको अपने पैसे चाहिए। और मैं लीगल टीम से अनुरोध करना चाहूँगा, भैया देखिए आप लोग इधर उधर के केसों में मत पड़िए। आप जो कर रहे हैं सुनिए। देखिए लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, आप मत सुनिए। अब देखिए बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो परेशान हैं इसके लिए और जुटे हुए हैं, तो इस वजह से आप लोग अपनी टीम तो एकजुटता बनाए रहिए, सारे फैसले करिए। हम लोग अगर आप लोग फंडिंग के लिए आश्वासन कर दें तो हम लोग दोबारा फंडिंग के लिए तैयार भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में अब एक नई समस्या ये है कि सरकार ने एक कड़ा मापदंड ले लिया है कि पेपर कैसे होगा, किन सेंटरों पर परीक्षा होगी। तो ऐसी की संख्या में जैसे पहले प्रयागराज की बात करें तो पहले जहाँ 126 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी वहाँ महज 54 केंद्र जो उनके मापदंड के हिसाब से हैं उन पे खड़े उतरे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, पिछली बार 4 पालियों में परीक्षा हुई, तो इस बार सुनने में आ रहा है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो परीक्षा 11 पालियों में होंगी। इस वजह से जो प्रस्तावित डेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि लगभग 15 अगस्त के आसपास आप सबका पेपर होना की संभावना। इस तरीके से अगर चलता रहा तो अभी और समय लग सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रशासन भी काफ़ी तरह से, अब जैसे विश्वविद्यालयों में प्रशासन कह रहा है कि भाई देखिए वहाँ पर परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, जिसमें प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, उसके बाद MNIT जो इलाहाबाद में है, और उसके बाद रज्जू भैया विद्यालय में जिसमें 1400, 600, 1500 और सबसे बड़ी अधिक जिसमें विद्यार्थियों की बैठने की संख्या है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 15,000 छात्रों की बैठने की व्यवस्था। अगर इस तरीके से हो गया तो परीक्षा केंद्र जल्दी बनेंगे और अधिक संख्या बनाएंगे, जिससे परीक्षाएं कम पाली में होंगी तो जो एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं उसकी कोई इशू नहीं होगा। सब बच्चों में नॉर्मलाइजेशन की समस्याएं कम उत्पन्न होंगी इससे।
हम बात करते हैं अपने अगले विषय में, जिसके बारे में तो हम अगली भर्ती मेरी है जिसके बारे में है वो है वन रक्षक की। इसके बारे में मैं अपना कल वीडियो बना चुका था कि इसके डीवी स्किप अभियान के बारे में। अब इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया है कि ये जो भर्ती है वो 12 इसका जो डीवी है 12 पालियों में होगा। हर एक पाली में 125 बच्चे हैं, 250 बच्चे एक दिन में डीवी कराएंगे और 12 दिनों में डीवी हो जाएगा। और आखिरी दिन की जो दूसरी शिफ्ट है 26 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट है वो रिजर्व रखी गई है। अतः मैं सभी अपने लेखपाल साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए आप आखिरी समय तक डीवी कराने मत जाइएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न भी होती है तो आप भाई मैं तब मना नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी स्थिति ना स्पष्ट रही होगी तो आप 26 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिएगा। अगर आपकी स्थिति भाई देखिए बहुत से बच्चे होंगे वहाँ पर जाके तब आप डीवी करा सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अगली भर्ती के बारे में चलते हैं कि इसके बारे में सरकार की तरफ से काफ़ी कड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया हुआ है। जिस प्रकार से प्रदेश में हुई विगत परीक्षाओं पुलिस की और ARO की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, तो उसके आधार में पेपर प्रशासन काफ़ी कड़ा निर्देश जारी हो गया। उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि देखिए पेपर अब कई तरीके से छपेंगे, एक एजेंसियां नहीं कई प्रकार की एजेंसियां 4 एजेंसियों को रखा जाएगा। एक पेपर छापेगी, एक पेपर को पहुंचाएगी, एक पेपर को कलेक्ट करेगी एजेंसी, एक पेपर को चेक करेगी। देखिए कई अब प्रश्न खंडों में पेपर डिवाइड हो जाएगा, जिससे पेपर लीक की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि हमेशा ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। अब देखते हैं ज़मीनी स्तर पे कितना उतरता है। अब अगले न्यूज़ के बारे में चलेंगे जो है कि परीक्षा केंद्रों के बारे में। अब देखिए सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी परीक्षा हो, उन्होंने सब बोर्ड को बता दिया है, या कोई भी परीक्षा हो कोई भी पेपर अपने बच्चे अपने गृह जनपद में नहीं देंगे, सिवाय विकलांग लोगों को छोड़ दिया जाए। और जो मेल कैंडिडेट होंगे वो अपने मंडल से बाहर पेपर देने जाएंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें अपना ज़िला छोड़ के डिस्ट्रिक्ट से बाहर पेपर देना है। इसमें भी ये ध्यान दिया जाएगा, जैसे जो लोग मंडल से बाहर बच्चों को भेज रहे हैं, तो जैसे वो अपना सटा हुआ मंडल हो कहीं बगल में, जैसे प्रयागराज के बगल मंडल बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, तो इस तरीके से मंडल में भेज दिया जाए, जिन्हें देखिए पेपर में भी सतर्कता बरती जाए और बच्चों को भी कम असुविधा हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।